खिलाफ जंग जारी। बीते 24 घंटे में 84,000 से अधिक नए केस मिले। लगातार 30वें दिन दैनिक संक्रमितों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। देश में कुल सक्रिय मामले 11 लाख से कम हुए। रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.07। केंद्र ने दूरदराज के क्षेत्रों में पीपीई सहित आवश्यक कोविड सुविधाओं की कमी के आरोप वाली मीडिया खबरों को किया खारिज। कहा, भारत है दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। राज्यों को उनकी मांगों से अधिक उपलब्ध कराए गए थे पीपीई किट। भाजपा ने दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट मामले पर कांग्रेस पर बोला हमला। इसे शर्मनाक करार दिया। कहा, धारा 370 को बहाली की बात कर कांग्रेस नेता बोल रहे हैं पाकिस्तान की भाषा। कहा, यह सब है कांग्रेस के टूल किट अभियान का हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज केनिया की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा पर जाएंगे। तीसरी भारत केनिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता कर द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की करेंगे समीक्षा। विदेश मंत्री भारतीय मूल के समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने 13 बार फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। जोकोविच रविवार को फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास से करेंगे मुकाबला। वहीं महिला एकल के खिताबी मुकाबले में रूस की एनास्तासिया पैवलुचेंकोवा और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस समय ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। भारत को अतिथि देश के रूप में इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र हैं कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना और भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का संरक्षण तथा साझा मूल्यों और उदार समाज को प्रोत्साहन देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी से उबारने के साथ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी से सबक सीखने और ये सुनिश्चित करने का एक मौका है कि वे इसके दौरान की गई त्रुटियों को न दोहराएं। जॉनसन ने कहा कि 2008 में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर की गई गलतियों को भी दोहराया नहीं जाना चाहिए और G7 देश मिलकर बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। We need to make sure that we don't repeat some of the errors that we doubtless made in the course of the last 18 months or so, and we need to make sure that we now allow our economies to recover. And I think that they have the potential to bounce back very strongly, and there's all sorts of reasons for being optimistic. But it is vital that we don't repeat the mistake of the last great crisis, the last great economic recession in 2008, when the recovery was not uniform across all parts of society. And I think what's gone wrong with this pandemic, or what risks being a lasting scar, is that I think that inequalities may be entrenched. And we need to make sure that as we recover, we level up across our societies and we build back better. पोस्ट कोविड में एक बेहतर विश्व के निर्माण के बारे में आज G7 पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री भी आज एक सत्र को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड महामारी से संबंधित उपकरणों और जरूरी दवाओं पर जीएसटी की दरों के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी है। इससे पहले की बैठक में काउंसिल ने इस मुद्दे पर एक मंत्री समूह का गठन किया था।
जिसकी रिपोर्ट आज काउंसिल में चर्चा के लिए रखी गई है। माना जा रहा है कि रेट सहित कई जरूरी इंजेक्शन, दवाओं, मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी की दरें कम की जा सकती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अजय, हालांकि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा रही है वित्त मंत्री की होगी, उसी में ज्यादा फैसले बाहर आएंगे, लेकिन मंत्री समूह ने जो सिफारिशें की उसमें क्या लगता है कि आज एक बड़ी राहत मिलेगी तमाम उन लोगों को जो खासकर कोविड से जुड़े इलाज के उपकरणों का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं? देखिए, न केवल बिजनेस करने वाले को बल्कि आम ग्राहकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर की मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें तो उस पर अभी जो जीएसटी है वो 18% का लगता है। जीओएम इसको घटा करके 12 या 5% के स्लैब में लाने की सिफारिश कर सकता है। इसी तरह से जो ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं और जो जरूरी दवाएं हैं, आपको याद होगा कि इसको पहले ही जो जीएसटी काउंसिल में नीचे के दर में 5% पे लाया गया है। आरटीपीसीआर मशीन आप देखें तो 18% पे है। देखना होगा कि इसमें कुछ चेंजेस होते कि नहीं। इस तरह से अगर कोई पोर्टेबल हॉस्पिटल, एक बना बनाया हॉस्पिटल लाके कोई स्टैब्लिश करता है तो उसमें भी 18% की जो इस वक्त दर है, क्या उसमें कमी की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे इंजेक्शंस और जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं और उस पर 12 से 18% का जीएसटी है। तो अगर इसको 18 वाले को 12 या फिर 12 को 5 वाले श्रेणी में लाया जाता है तो ऑब्वियसली इसमें जो दाम है उसमें कमी आएगी। और इसका फायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा या नहीं, या केवल कारोबारियों को जाएगा, जो जिसका जिक्र आपने किया, वही एक बैलेंस स्ट्राइक करना है काउंसिल को। पिछली बार भी ये मांग उठी थी कि जो जीएसटी इसको जीरो कर दिया जाए। तो अगर जीएसटी जीरो कर दिया जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वित्त मंत्री ने कहा था, और वो उनको महंगा करना पड़ेगा, जो कि ग्राहकों के हित में नहीं है। इसी तरह से अगर आप सप्लाई, मेडिकल सप्लाई की चीजों में दाम घटा देते हैं, रेट घटा देते हैं, तो उसका फायदा हॉस्पिटल्स को मिलेगा। ग्राहकों को वो फायदा पहुंचाया जाएगा या नहीं, इस पर भी डाउट है। इसलिए जीओएम ने जो सिफारिशें की हैं, हो सकता है जो डायरेक्ट ग्राहक खरीदते हैं दवाएं या फिर इंजेक्शंस या फिर सैनिटाइजर्स, हो सकता है उनमें कुछ रेट्स में कमी आए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। अच्छा, अजय, ये भी जो बात हो रही है कि जहां एक तरफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर और जो तमाम एक तरह से उत्पाद आपने गिनाए, उसके इतर पीपीई किट, N95 मास्क, इनमें लगने वाले जीएसटी में किसी तरह को कोई बदलाव नहीं हो गया? क्या कोई संकेत है कि इन सब चीजों का खुलासा हम ये माने कि 2:30 बजे ही होगा? मुझे लगता है कि पीपी किट, जिसमें हम अभी सेकंड सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में, उसपे 5% का जीएसटी लगता है। उससे कम आना ऋतु बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 0% लाएंगे तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पूरी चेन में आप शामिल नहीं होंगे और एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी के दायरे से बाहर जाता है। मुझे लगता है पीपीई किट या फिर जो मास्क हैं उन पर अब और ज्यादा कमी की गुंजाइश नहीं है। हैंड सैनिटाइजर जो 18% में है उन पर कमी की गुंजाइश है। अगर वो 5% में आ जाता है तो बहुत बड़ा एक तरह से रिडक्शन होगा दाम में, और वो और लोगों को आसानी से मुहैया हो पाएगा। लेकिन अभी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आया है, जो कि कोविड के साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, तो उसके जो इंजेक्शन हैं या फिर उसकी जो दवाएं हैं, क्या उस पर जीएसटी कम होता है? आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे यहाँ 18% की जीएसटी है। अगर आप अपने गिफ्ट के लिए मंगाते हैं तो वो फ्री है, लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज के लिए मंगाते हैं तो आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो देखने वाली बात होगी कि ग्राहकों के हित में और कारोबारी इसका बेजा फायदा न उठाए। जीएसटी की जो दरें हैं उसका फायदा केवल कारोबारियों को न हो। जीओएम का जो सिफारिशें हैं, जीएसटी काउंसिल अभी मंथन कर रहा है कि कौन सी सिफारिशों को माना जाए, कौन सी सिफारिशों को थोड़ा सा एक बार फिर से उसको चर्चा करके किसी अंतिम नतीजे पर। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। अभी तक की जानकारी के लिए इंतजार रहेगा, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें और ज्यादा खुलासे होंगे। शुक्रिया अभी तक के लिए। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 84,332 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,21,311 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.07% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,002 लोगों की मौत हुई है।
और पिछले 24 घंटे में 1,21,311 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट भी 95.07% हुई है। और इन सबके बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है और इसके तहत अब तक लोगों को टीके की 24,96,00,000 से अधिक खुराक दी गई है। बीते 24 घंटों में 34 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन की अब तक 25,87,00,000 डोज उपलब्ध की जा चुकी है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,12,00,000 डोज उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोविड कुप्रबंधन का आरोप लगाया जा रहा है और दुष्प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोपों का खंडन करते हुए ट्वीट कर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के पास आवश्यक पीपीई किट नहीं होने के आरोप को गलत बताया है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार ने देश भर में कोविड से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अर्ध शहरी, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और राज्यों को उनकी मांग से ज्यादा पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। केंद्र ने कोविड से होने वाली मौतों की गलत रिपोर्टिंग के आरोप वाली खबरों को खारिज किया है। केंद्र ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलेवार दैनिक मामलों और मौतों की निगरानी के लिए मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र पर जोर दिया है। वहीं राज्यों को आईसीएमआर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड से होने वाली मौतों की जानकारी देने की सलाह भी दी है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भारत में कोविड के कारण होने वाली मौतों की गलत रिपोर्टिंग और दैनिक मौतों की संख्या में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया गया है। केरल में आज सुबह से 2 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सप्ताहांत में होटलों से टेक अवे पार्सल के वितरण पर रोक लगा दी है, जबकि भोजन की होम डिलीवरी की मंजूरी दी है। वहीं सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ निर्माण गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में कड़े नियम लागू होंगे, जहां पॉजिटिविटी दर सबसे ज्यादा बनी हुई है। राज्य में 8 मई से लॉकडाउन लागू है, जिसे सरकार ने धीरे धीरे बढ़ाते हुए इस महीने की 16 तारीख तक बढ़ा दिया है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 27 जिलों में प्रतिबंधों में छूट देने की घोषणा की है। इन 27 जिलों में सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जहां मामले कम हैं। वहीं एक्सपोर्ट यूनिट और वेंडर यूनिट एसओपी का पालन करते हुए 50% कार्यबल के साथ जारी रह सकती हैं। बाकी उद्योगों को भी 33% कार्यबल के साथ अनुमति दी जाएगी। आईटी, आईटीईएस को केवल 20% कार्यबल या अधिकतम 10 कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सभी बीमा निगमों को 33% कार्यबल के साथ अनुमति है। श्रीनगर के खोनमो में 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। पीएम केयर्स फंड द्वारा वित्त पोषित इस अस्पताल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 17 दिनों में स्थापित किया गया है। इस कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ 125 आईसीयू बेड शामिल हैं, जिनमें से 25 विशेष रूप से बच्चों के लिए आरक्षित हैं। 62 किलोलीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक से सभी 500 बेड के लिए निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध है। और अन्य खबरों में क्लब हाउस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एक पाकिस्तानी पत्रकार की बातचीत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कांग्रेस के एक नेता के विचार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है,
वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों न लेना पड़े, ये सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था और हमारे तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया था। भाजपा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी इस मंच से आज हम ये डिमांड करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को जिस प्रकार से मोदी के हटने के बाद भारत कैसा होगा, उसमें हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे, इस पर सोनिया गांधी जो कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जिनको भविष्य में वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं शायद कांग्रेस पार्टी, दोनों क्या सोचते हैं? क्या ये कांग्रेस का राय है या नहीं है? हम चाहते हैं इसमें राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करें और इस सच्चाई को देश के सामने रखें। ओडिशा में आए यास चक्रवात के बाद समुद्री तटीय इलाकों में जहां मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय मदद दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से भी मछुआरों को लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। मछुआरों और किसानों को हुए नुकसान के विषय पर डॉक्टर अच्युता समंता से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। उड़ीसा में आए यस चक्रवाती तूफान के दुष्परिणामों के चलते जो तटीय जिले हैं वहां पे किसानों को, मछुआरों को काफ़ी परेशानी हुई है और यही वजह रही कि जब चक्रवात आया तो तकरीबन 3 किलोमीटर तक जो मछुआरे हैं उनकी नावें पानी के बहाव के साथ बहकर आवासीय इलाकों में चली गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें इन मछुआरों और किसानों को हो रही है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अच्युता सामंता। जिस तरह जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो नाव चलाने वाले नाविक है, मछुआरे हैं, उनकी नावें 3-3 किलोमीटर चली गई और अभी इनको वापस लाने के लिए तकरीबन 3-3, 4-4 लाख रुपए का खर्चा। ऐसे 2 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। इनको किस तरह रिहेबिलिटेट कर सकते हैं? देखिए, उड़ीसा सरकार इसमें ध्यान दे रहे हैं। जो उड़ीसा का प्रशासनिक अधिकारी गए इसको अभी अच्छा से देख रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। जरूर ये लोग को जो क्षतिपूर्ण लगेगा वो लोग कैसे फिर मछुआर बिजनेस करेंगे, ये सब कुछ बहुत अच्छा से ध्यान से देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जरूर ये लोग का समस्या खूब जल्दी दूर करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धान की फसल की कटाई का समय था और भी कई फल सब्जियों की खेती जो अभी एक तरह से पकी हुई थी और इस साइक्लोन आने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तो इन किसानों के लिए क्या हमदर्दी और संवेदनाएं हो सकती है? देखिए, नॉट ओनली चक्रवात यहाँ आया था, उसका बाद भी फ्लड भी आ गया। इसका वजह से खेती और जो वेजिटेबल्स ये सब कुछ बहुत नष्ट हुआ है। लेकिन उसको भी अभी असेसमेंट कर रहे हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सब असेसमेंट कर रहे हैं। वो लोग का क्षतिपूर्ण मिलेगा, लेकिन जो खेती वो लोग का हुआ है, जो खेत वो लोग के हृदय में हुआ है ये चक्रवात की वजह से, उसको तो कोई दूर कर नहीं पाएंगे। लेकिन ज़रूर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के वो लोग को कुछ ना कुछ अच्छा माने लगाएंगे, ये मेरा विश्वास है। झींगा पालन करने वाले जो किसान थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र ने भी चलाई है, राज्य की भी अपनी योजनाएं हैं, तो उनको भी काफ़ी नुकसान है। उनके तालाबों से जो झींगा हैं वो निकल के बाहर चले गए, तो उनको काफ़ी लॉस हुआ। उनके लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं वही बोला, अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, तहसीलदार हो, BDO हो और कलेक्टर का लीडरशिप में, वो लोग अभी सब असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके वो लोग जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसको असेस करेंगे। वही किसान लोग को जरूर इसको क्षतिपूर्ण देने के लिए कदम उठाएंगे।
तो थे डॉक्टर अच्युता सामंता, जिनका मानना है कि जो तटीय इलाकों में रहने वाले किसान, पशुपालक और मछुआरे हैं, उनको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए न केवल सरकार स्थिति का आकलन कर रही है, बल्कि जल्द ही वित्तीय मदद पहुंचाकर उनको फिर से जीवन जीने के लिए पटरी पर लाकर उनकी जो आजीविका है उसको नए सिरे से सुनिश्चित करने का काम कर रही है। मेरे सगी कैमरामैन सुमित के साथ में ओपी यादव, भुवनेश्वर से डीडी न्यूज के लिए। और खबर खेल जगत से, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल को मुक्केबाजों से पदक की काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं में लवलीन बोरगोहेन ने काफी कम समय में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सुर्खियों में आई लवलीन ओलंपिक में पदक की दावेदार मानी जा रही हैं। वो असम से पहली ऐसी महिला बनी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। घर में तो हम 3 लड़की थी। सब लोग ऐसे बोलते थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकते। बचपन से मतलब मम्मी ऐसे सिखाते थे कि हमें मतलब बड़े होके कुछ करना होगा। संडे के दिन पापा पेपर में मिठाई पैकिंग करके लाया था। पेपर में मोहम्मद अली के बारे में थोड़ा सा लिखा था, तो पापा ने पहली बार मोहम्मद अली के बारे में वो स्टोरी बताया था। तभी पहली बार मतलब बॉक्सिंग के बारे में जानी थी। लवलीना बोरगोहेन की कहानी जीते जागते संघर्ष की कहानी है। अगर स्ट्रगल कोई इंसान बनकर पैदा होती तो जरूर 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट असम के गांव बारो मुखिया में टिकेन और ममोनी के घर पैदा होती। 1300 रुपया मुझे तनख्वाह मिलता था। हम तो मैनेज नहीं कर पाते। शुरुआत में वो खेलते थे, ट्रैक सूट भी नहीं थी। लवलीना ने एक दिन भी मुझे कंप्लेन नहीं किया, मुझे ये चाहिए बोल के, ये मुझे लाके दो। जल्द ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 9वीं कक्षा में ही लवलीना की दक्षता का अंदाजा लगाकर उसे परंपरागत करने का बीड़ा उठाया। हमारे उधर में मार्शल आर्ट का मैं ही थी, तो मुझे देखा सर ने और मुझे गुवाहाटी के लिए सिलेक्ट किया, साई के लिए। लवलीना के अंदर में डर ज़्यादा था, वो डर हटाने के लिए टाइम लगा। इतना लंबा हाथ है लेकिन इतना खुलती थी, मतलब आधा खुलती थी। इस साई द्वारा शुरुआती अभ्यास के दौरान ही अच्छी कोचिंग मिलने से लवलीना की योग्यता में काफी तेजी से सुधार आया। अब कुछ बाकी था तो उनके अंदर जीतने की भूख। एशियन चैंपियनशिप के लिए पहली बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। इंडिया ओपन में गोल्ड मेडल था, तो उसको देखकर मुझे कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन कॉमनवेल्थ में मतलब जितना मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना था उतना मैं नहीं दे पाई। मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। उसके बाद ही 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन इन सभी मुकाबलों में लवलीना को कभी सिल्वर तो कभी ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। पर अब लवलीना की एक ही जिद है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि उसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है इसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूँ। This is my correction and I work for this methodology. Now step by step is better. I am happy for your work. इतना बड़ा कंपटीशन है, हर तरफ से परफेक्ट होके जाना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा सा इनसाइड खेलने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी तो ऐसा बॉक्सर आ सकता है जिसके साथ मैं इनसाइड खेलना पड़ेगा। स्टॉप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। कोचेस हमारा इतने अच्छा है कि सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लवलीना बोरगोहेन की शख्सियत हिंदुस्तान के उन 60 करोड़ युवाओं के लिए एक आदर्श है जो पूरी दुनिया का परिचय नए भारत से यानी यंग इंडिया से करवा रहे हैं। अपनी इसी फाइटिंग स्पिरिट और नेवर से नेवर एटीट्यूड को लेकर लवलीना बोरगोहेन अब रिंग में उतरने जा रही है, अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने और बनने 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।
बॉक्सिंग में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं लगा है ओलंपिक में। अगर मैं बन पाऊंगी तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होंगे और मेरे फैमिली के लिए भी और मेरे देश के लिए भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।